नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में देश की राजनीति की नब्ज़ टटोलते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज के दैनिक भास्कर में आपका एक लेख छपा है जिसमें आपने यह कहा है कि जो विपक्षी दल हैं, वो हुँ, असल में अंक-गणित के बजाय एक तरह की केमिस्ट्री या रसायन की तलाश में हैं और उसी की हुँ, उन्हें खोज भी शायद करनी है। जी। तो इसका अर्थ क्या है? और और क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल इस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं या उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियाँ खड़ी हैं इस केमिस्ट्री को हासिल करने में? देखिए, मैंने अपने लेख में जो बात कही है वो ये है कि मैंने उदाहरण दिया है 2019 में उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ब बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक गठजोड़ था और वो गठजोड़ कागज़ पर इतना मजबूत लग रहा था, अगर आप मुसलमानों के, पिछड़ों के और दलितों के वोटों को आपस में जोड़ दें, तो ऐसा साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 45 से 50 सीटें उत्तर प्रदेश में हार जाएगी। यहाँ तक कि भाजपा के प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग भी ये मान रहे थे कि ऐसा हो सकता है। और लेकिन हुआ क्या? नतीजा एक ये निकला कि भाजपा ने पिछली बार की 2014 के मुकाबले कुछ सीटें कम जीती ज़रूर, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा का चुनाव नतीजा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहा और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटें 10 सीटें प्राप्त की, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। तो ये चुनाव नतीजा बताता है कि केवल जो चुनावी अंकगणित होता है, अगर उसको आप प्राप्त कर लें और लगने लगे कि हमारा समर्थन आधार और दूसरे का समर्थन आधार आपस में जुड़ जाएगा, तो मिलकर इतने वोट हो जाएँगे, जो कि हमारे विपक्षी के वोट से ज़्यादा हैं। तो केवल ये काफ़ी नहीं होता है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए आपको एक नैरेटिव चाहिए होता है, एक तरह का माहौल चाहिए होता है। आप वोटरों को एक तरह की कहानी सुनाएँ, इससे वोटरों को ये एहसास हो कि अगर ये लोग चुनाव जीते तो ये सरकार बना सकते हैं केंद्र में। पहला पहला एहसास तो ये हो। दूसरा एहसास ये हो कि केंद्र में सरकार बनाएँगे तो ये क्या-क्या करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी 2019 में ये सभी तरह के आश्वासन वोटरों को देते हुए दिख रहे थे। उनके पास एक कहानी थी, उनके पास एक नैरेटिव था। भारतीय जनता पार्टी के पास एक माहौल था, जो कि विपक्ष के पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो प्री पोल अलायंस हुआ है, चुनाव के पहले का जो गठजोड़ हुआ है, ये अंकगणित की तलाश में तो है ही, जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अंकगणित वो लोग निकालेंगे, लेकिन साथ में ये एक नैरेटिव की तलाश भी कर रहा है। ये जीत के रसायन की तलाश कर रहा है। मैं इस तरह देखना चाहता हूँ और मैंने उसमें ये भी दिखाया है कि देश के ज़्यादा बड़े हिस्से में दरअसल देखा जाए, तो भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोई कवायद करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास देश की जनता को ये दिखाने के लिए हो कि आपका उम्मीदवार अगर जीतेगा, तो उसके नेता और उसकी पार्टी या उसका गठजोड़ केंद्र में सरकार बनाएगा, शासन चलाएगा, और उसके पास एक कोई अ, साझा प्रोग्राम होगा कि हम अगर चुनाव जीत गए तो हम क्या-क्या करेंगे। तो जो इंडिया नाम का गठजोड़ बना है, उसका मुख्य अ, मुझे लगता है कि मकसद उसी नैरेटिव की तलाश है और जब कोई चुनाव से पहले कोई गठजोड़ होता है, तो उसके पास इस तरह का मौका भी होता है। वो केवल अंकगणित की नहीं, वो एक जीत के रसायन की भी तलाश करता है। जी। जी। और ये आप एक जगह आपने यह भी कहा कि कांग्रेस को 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और शायद चौथे राज्य में भी, किसी प्रकार के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये जो गठबंधन बन रहा है वो सिर्फ़ लोकसभा में फ़ायदेमंद होगा या राज्य विधानसभा के चुनाव में भी एक माहौल बनेगा, जो नज़दीक के लोक विधानसभा चुनाव हैं? नहीं, इस राज्य विधानसभा के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को ये गठबंधन मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह की भावना बनेगी कि ये पार्टी केवल राज्यों में ही चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि केंद्र के लिए भी इसकी दावेदारी होगी। ये सही बात है। तो इसका असर वहाँ भी पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि जैसे ऐसा हो सकता है और काफ़ी हद तक संभव है कि केरल में तो गठबंधन नहीं होगा सीपीएम और कांग्रेस के बीच में। हो सकता है दिल्ली और पंजाब में भी बहुत मजबूत गठबंधन ना हो पाए, कम से कम पंजाब में। तो कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कारक हैं, जो जिस केमिस्ट्री की तलाश में विपक्षी दल है, उसमें एक बाधा बन जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि इस
कांग्रेस ने जब बंगलौर में ये गठबंधन बन रहा था, उससे पहले ही कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा तालमेल घोषित नहीं किया जा सकता है, न किया जाएगा, जो ये बताता हो कि हम भाजपा के हर क्षेत्र में एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। यह केवल राज्यों के स्तर पे ही हो सकता है। तो हर जगह राज्यों के स्तर पर इस तरह के फार्मूले तलाशे जाएंगे कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक-एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो। जहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा करने की जरूरत भी बहुत कम इलाकों में है। ऐसा करने की जरूरत उत्तर प्रदेश में है, जहां 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है संसद की सीटों के लिहाज से। ऐसा करने की जो जरूरत है वो पंजाब में है, ऐसा करने की जरूरत दिल्ली में है, और भी कुछ राज्यों में है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बयान दिया कल प्रधानमंत्री ने और काफ़ी वो विश्वास से भरे हुए नज़र आए। उन्होंने बार-बार ये कहा कि जब मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूँगा या मेरा तीसरा कार्यकाल आएगा तो भारत विश्व शक्ति बन जाएगा, आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास है, शायद ये उनकी पूँजी भी है, तो क्या आपको ये लगता है कि वो अपनी मजबूत स्थिति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं? देखिए, उनको तो आत्मविश्वास लगातार दिखाते रहना पड़ेगा। हालाँकि जिस तरह जो उनकी भाषा है और जिस तरीके से उन्होंने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, राजस्थान में जो भाषण दिए हैं, उनको आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, और भाजपा के संसदीय दल के सामने जो बोले हैं, वो भी उनके सामने स्पष्ट है। तो जो इंडिया नामक गठजोड़ बनने से वो थोड़े-से विचलित हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डरे हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो घबराए हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो अपनी जीत के प्रति शंकित हो गए हैं। लेकिन थोड़े-से विचलित हैं। एक तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का गठजोड़ बन पाएगा। दूसरी बात ये है कि ऐसा गठजोड़ 2014 में नहीं था। ऐसा गठजोड़ 2019 में भी नहीं था। इस बार 2024 में जब वो चुनाव लड़ने जाएँगे, तो वो एक नए किस्म के शत्रु से, एक नए किस्म के प्रतिद्वंदी से लोहा ले रहे होंगे, जिससे उन्होंने कभी भी लोहा नहीं लिया है। इस तरह का गठजोड़ गुजरात में भी कभी उनके खिलाफ नहीं बना। तो ये थोड़ी-सी मुश्किल उनके इस बार होगी भाजपा। हो सकता है भाजपा फिर से चुनाव जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा चुनाव हार जाएगी, लेकिन इस बार उन्हें 2019 और 2014 के मुकाबले मुश्किल होने वाली है। एक चीज़ जो नरेंद्र मोदी को सुनते हुए मुझे बार-बार लगती है कि वो आँकड़ों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कल के भाषण में उन्होंने कहा कि 34 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक समय जब बिहार का चुनाव था 2015 में तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं हम 90,000 करोड़ दे रहे हैं, फिर कुछ दिया नहीं। तो ये जो एक कवायद है और इसके अलावा बहुत सारे आंकड़े छिपाए जाने की प्रवृत्ति भी सामने आई है पिछले 8-9 सालों में। तो क्या ये एक तरीके से लोकतंत्र के एक विपरीत पक्ष की तरफ जाने की ओर इशारा करता है कि सरकार बहुत कुछ छिपा लेती है और बहुत सारे आंकड़ों का मायाजाल बुनती है? आंकड़ों के बारे में मेरा हमेशा कहना होता है कि झूठ 2 तरह के होते हैं। एक झूठ होता है और एक होता है सफेद झूठ, हैं? तो आंकड़े जो हैं वो अ, अक्सर जिस तरह सच्चाई के तौर पे पेश किए जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी उनमें सफेद झूठ शामिल होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार जो भी कहती है, सबके ऊपर शंका की जानी चाहिए। सबके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये सरकार खुद ही कहती है। तो जो सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, उस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी हो गई है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी हो जाएगी, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हम विश्व की महान शक्ति हो जाएँगे। इस तरह की बातें जो हैं वो पता नहीं लोग उस पे कैसे विश्वास करेंगे। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं लगता होगा, जैसे प्रधानमंत्री को लगता होगा कि भाई हमारी इन बातों पे विश्वास कर लेंगे। इसके पीछे थीसिस क्या है? इसके पीछे थीसिस ये है कि आप लगातार एक फील गुड नैरेटिव चलाते रहिए। आप लगातार एक ऐसा माहौल बनाते रहिए ताकि लोगों को अच्छा-अच्छा महसूस हो। लोगों को महसूस हो कि सब कुछ ठीक है इस देश में। देश लगातार प्रगति कर रहा है। व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, वो दूर कर ली जाएँगी। समस्या कोई खास है नहीं। अगर लोगों को ये लगने लगेगा कि काफ़ी समस्या है और हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, तो लोग सरकार से नाराज़ हो जाएँगे और उनकी नाराज़गी और मुखर होने लगेगी। तो प्रधानमंत्री अपने प्रचार तंत्र के ज़रिए और अपने प्रति हमदर्दी रखने वाले मीडिया के ज़रिए एक फ़ील गुड नैरेटिव लगातार चलाते रहते हैं। वो माहौल, ये सारे की सारी बातें जो कर रहे हैं, वो उसी माहौल बंदी का हिस्सा हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष को इसी फ़ील गुड नैरेटिव की काट करने के लिए अपना नैरेटिव पेश करना है। अगर विपक्ष इस फील गुड नैरेटिव की काट नहीं कर पाया,
तो वो कितना भी भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर ले, उत्तर प्रदेश में खड़ा कर ले, पंजाब में खड़ा कर ले, दिल्ली में खड़ा कर ले, वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करनी है, तो इस फील गुड नैरेटिव की काट ढूंढनी होगी, इसका मुकाबला करना होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष अभी इस मसले में काफी पिछड़ा हुआ है। अभी तक उसने वो युक्तियां, वो तकनीक, वो उत्साह, वो तत्परता नहीं दिखाई है जो कि उसे दिखाना चाहिए। आपने पहले नई परख के कार्यक्रम में कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक युद्ध छोटा-सा पाकिस्तान के साथ हो जाए और जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और जो असल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें भारतीय सेना चली जाए। तो कारगिल के का जो विजय दिवस था, उसके अवसर पर राजनाथ सिंह ने यही कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर के उस पार नहीं जा सकते, हम जा भी सकते हैं और हो सकता है हम जाएँ भी। इस तरह का एक उन्होंने माहौल बनाया कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक तुरुप का पत्ता है नरेंद्र मोदी के पास जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं आप मैंने जो कहा था वो मुझे याद है और आप उस बात को दोबारा कह रहे हैं। कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ये लगे जैसे नरेंद्र मोदी को देश की जनता के सामने ये पेश करने में सुविधा हो कि इस देश की अस्मिता के रक्षक वही हैं, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा केवल वही कर सकते हैं, इस देश का मान-सम्मान ऊँचा करने की ज़िम्मेदारी उनकी है और उस ज़िम्मेदारी को वो ठीक से निभा रहे हैं। क्योंकि यही तो उनका असल में वो दावा है, जिस दावे के आधार पे वो विपक्ष को बताएँगे कि ये इस योग्य नहीं है कि इनको इनको सरकार में आने के लिए वोट दिया जाए। देखिए, भाजपा को ये बात पता है कि पिछले दोनों चुनावों में उनका जो वोट है वो 40% तक नहीं पहुँचा। पहले चुनाव में तो उनका वोट 31% के आसपास रह गया था। दूसरे चुनाव में उनका वोट 38% के आसपास रहा, यानी पहले चुनाव से उनके वोट बड़े ज़रूर थे। लेकिन फिर भी वो उस सीमा तक नहीं पहुँचे, इस सीमा तक अगर कांग्रेस बहुमत की पार्टी बन के उभरती थी, तो कांग्रेस के वोट पहुँचते थे। कांग्रेस के वोट तो 45% तक पहुँचते थे या उससे भी ज़्यादा जाते थे। तो ये इन लोगों को पता है, ज़रा-सा पैर फिसला कि इनके वोट 30% या उससे नीचे आ जाएँगे। किसी भी एक क्षेत्र में अगर गड़बड़ी हुई, दूसरे उन्हें ये भी पता है कि जो कुछ उनकी जीत होती है, वो उनके प्रभाव क्षेत्र, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर जीत होती है। नए क्षेत्रों का उन्होंने विकास किया है, तो वो क्या किया है नए क्षेत्रों का विकास? नए क्षेत्रों का विकास किया है उत्तर-पूर्व, वहाँ केवल 25 सीटें हैं और वहाँ भी मणिपुर की घटना के बाद से ये नहीं कह सकते कि भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन बहुत आसानी के साथ दोहरा देगी। फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी पेशबंदी काफ़ी पहले शुरू कर दी है। बिहार में जिस तरह उसने अपनी ज़मीन खोई थी, अब नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसमें कुछ न कुछ रिकवरी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने उनको ठेंगा दिखाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी, वहाँ भी वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पार्टियाँ तोड़ी हैं, यहाँ उन्होंने महागठबंधन से उनके कई सहयोगी छीने हैं, वो दलितों, महादलितों और अति पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधियों को अपने मिलाया है। तो भारतीय जनता पार्टी योजित रूप से उन प्रदेशों में, उन जगहों पर जहां पर वो चुनावी दृष्टि से कमजोर हो गई है, अपनी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। अब इस सब के चुनावी परिणाम क्या निकलेंगे, ये तो आज भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन एक समीक्षक के तौर पर मुझे दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस बात पे हाथ रख के नहीं बैठी है कि मोदी के नाम और मोदी के व्यक्तित्व के करिश्मे से हम चुनाव जीत जाएंगे। वो एक लगातार प्रयास करते रहने वाली पार्टी है और वो तरह-तरह की नई-नई युक्तियां, तकनीकें अपनाती है। उसके पास कई तरह की पॉलिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है और जो हमें वो करते हुए दिख रही है। ये पहली बार है कि विपक्ष ने भी चुनाव आने के बहुत पहले 8-9 महीने पहले ही अपनी पेशबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष के पास भी पूरा समय है अपना माहौल बनाने का। विपक्ष के पास भी पूरा समय है अपनी रणनीतियां बनाने का, हर प्रदेश के स्तर पर रणनीतियां बनाने का। और मैं आपको बताऊं, तेलंगाना के चुनाव के बाद और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों के बाद में आप देखेंगे कि विपक्ष का ये जो मोर्चा है, इसको इंडिया कहा जाता है, इसका आकार प्रकार थोड़ा और बढ़ गया है और उसमें नई ताकतें भी उसके अंदर शामिल हो गई हैं। ऐसा मुझे लगता है। यानी भाजपा को अपनी तमाम शक्ति और विस्तार और प्रभाव और संसाधनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवनदानी स्वयंसेवकों के समर्थन के बावजूद भी भाजपा को 2024 के चुनाव में बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।